आज की चर्चा एक ऐसी खबर से शुरू होती है जिसने टेक और क्रिप्टो की दुनिया में सचमुच खलबली मचा दी है। हम बात कर रहे हैं इंटरलिंक लैब्स के ह्यूमन एआई मॉडल इंटरलिंक लैब्स 003 की, जिसने एक जबरदस्त छलांग लगाई है। जबरदस्त शायद सही शब्द भी नहीं है। ये एक तरह से गुमनामी से निकलकर सीधे स्पॉटलाइट में आने जैसा है। अमेरिकी सरकार की एक संस्था है निस्ट, यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड टेक्नोलॉजी। हाँ, मैंने सुना है इसके बारे में। इसे बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजी को परखने का ओलंपिक समझिए, दुनिया की सबसे सम्मानित संस्था। और इसी ओलंपिक्स में इंटरलिंक ने मेडल जीता है ना? बिल्कुल। उनकी रैंकिंग में ये मॉडल 113वें स्थान से, जो कि टॉप 100 से भी बाहर है, सीधे 51वें स्थान पर आ गया। वाह! ये सिर्फ एक नंबर का खेल नहीं है, ये एक बहुत बड़ा ऐलान है। तो आज हम इसी पर गहराई से बात करेंगे। ये सिर्फ एक रैंकिंग में सुधार है या इसके पीछे कोई बड़ा संकेत छुपा है? हम समझेंगे कि ये टेक्नोलॉजी आखिर है क्या, कंपनी की रणनीति क्या है, और सबसे जरूरी बात, इसका भविष्य कैसा दिख सकता है। चलिए इसे परत दर परत खोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसी से शुरू करते हैं। निस्ट, बहुत से लोग शायद इसके बारे में नहीं जानते होंगे। ये रैंकिंग इतनी बड़ी बात क्यों है? आखिरकार रैंकिंग तो आती जाती रहती है। यहाँ बात अलग है। निस्ट कोई प्राइवेट ब्लॉग या मार्केटिंग एजेंसी नहीं है। ये अमेरिकी सरकार का हिस्सा है। जब दुनिया भर की सरकारें, बड़े बड़े बैंक्स या एयरपोर्ट सिक्योरिटी जैसी संस्थाएं, जब वो कोई फेस रिकग्निशन टेक्नोलॉजी चुनती हैं, तो वे सबसे पहले निस्ट की रिपोर्ट देखती हैं। निस्ट की रैंकिंग एक तरह से गोल्ड स्टैंडर्ड है, एक भरोसे की मोहर है। अच्छा, तो ये पहचान आधिकारिक है, सिर्फ मार्केटिंग का दावा नहीं। ये इस बात का सबूत है कि इंटरलिंक सिर्फ एआई के बारे में बड़ी बड़ी बातें नहीं कर रहा, बल्कि ऐसा एआई बना रहा है जो सच में ग्लोबल स्टैंडर्ड्स पर खरा उतरता है। मतलब ये कि अब इंटरलिंक जब किसी बड़ी कंपनी के पास जाएगा तो उनके पास दिखाने के लिए एक थर्ड पार्टी सरकारी वैलिडेशन है। ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन NIST असल में मापता क्या है? मतलब जब वो कहते हैं कि एक मॉडल अच्छा है तो उसका क्या मतलब होता है? बहुत अच्छा सवाल है। वे मुख्य रूप से दो चीजों पर बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। पहला है फॉल्स मैच रेट या FMR। फॉल्स मैच रेट, हाँ, मतलब गलत मैच। बिल्कुल। आसान भाषा में सिस्टम की वो गलती जब वो दो अलग अलग लोगों को एक ही इंसान समझ ले। ओ, जैसे मेरा फोन कोई और अनलॉक कर ले। हाँ, सोचिए आपके फोन को कोई और अनलॉक कर ले या आपके बैंक अकाउंट में कोई और घुस जाए। ये बहुत खतरनाक है। और दूसरी चीज? दूसरा है फॉल्स नॉन मैच रेट या FNMR, यानी जब सिस्टम आपको ही पहचानने से इनकार कर दे। अच्छा, ये उतना खतरनाक नहीं है, पर परेशान करने वाला तो है। बहुत ज्यादा। सोचिए आप एयरपोर्ट पर हैं और सिस्टम आपको पहचान ही नहीं रहा, या आप अपने ही फोन में लॉगिन नहीं कर पा रहे। समझ गया। तो एक्यूरेसी और सहूलियत, इन दोनों के बीच एक बैलेंस बनाना है। इस मामले में इंटरलिंक का प्रदर्शन कैसा रहा? बहुत ही प्रभावशाली। उनका FMR यानी गलती से किसी और को आप समझने की दर 10 लाख में से सिर्फ 1 है। 10 लाख में 1। इसका मतलब यह हुआ कि ऑनलाइन धोखाधड़ी का जो सबसे बड़ा हथियार है, मतलब बॉट आर्मी, जो हजारों लाखों नकली अकाउंट बनाकर सिस्टम को धोखा देती है, हाँ, वो इस सिस्टम के सामने लगभग बेकार हो जाती है। ये सिर्फ बेहतर टेक्नोलॉजी नहीं है, ये तो इंटरनेट पर भरोसे के पूरे सिस्टम को बदलने जैसा है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यही इसका असली महत्व है। और इतना ही नहीं, ये मॉडल उम्र बढ़ने के साथ चेहरे में होने वाले बदलावों को भी बहुत अच्छे से पहचानता है। यानी आज आप जो डिजिटल आईडी बनाएंगे, वो 10 साल बाद भी काम करेगी। ये एक बहुत बड़ा कॉम्पिटिटिव फायदा है। ये FMR और FMNR के आंकड़े तो कमाल के हैं। साफ है कि टेक्नोलॉजी बहुत सटीक है, लेकिन इस टेक्नोलॉजी का असली मकसद क्या है? ये सिर्फ एक बेहतर फेस स्कैनर तो नहीं होगा? यहीं पर शायद ह्यूमन एआई और प्रूफ ऑफ पर्सनहुड जैसे शब्द आते हैं। इनका क्या मतलब है? अब हम मुद्दे की बात पर आ रहे हैं। इंटरलिंक का मुख्य लक्ष्य सिर्फ एक अच्छी AI बनाना नहीं है, बल्कि एक ऐसा ब्लॉकचेन नेटवर्क बनाना है जो इंसानों द्वारा संचालित हो, AI बॉट्स द्वारा नहीं। वे इसे ह्यूमन सेंट्रिक ब्लॉकचेन नेटवर्क कहते हैं। इस नेटवर्क में हर वेरीफाइड यूजर, मतलब हर सत्यापित इंसान, एक ह्यूमन नोड बन जाता है। और इस सिस्टम की नींव है प्रूफ ऑफ पर्सनहुड, है ना? ये क्या बला है? प्रूफ ऑफ पर्सनहुड का मतलब है ये साबित करना कि एक अकाउंट के पीछे एक असली, जीवित और यूनिक इंसान है। ये बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन यानी फेस स्कैनिंग के जरिए ये पक्का करता है कि हर अकाउंट एक असली इंसान से जुड़ा है। इससे फायदा क्या होता है? सिबिल अटैक को ऐसे समझिए कि किसी शहर के मेयर का चुनाव हो रहा है और वोटिंग ऑनलाइन है। एक चालाक आदमी
1000 अलग-अलग नकाब पहनकर आता है और 1000 बार वोट डाल देता है। नतीजा क्या होगा? वो अकेले ही पूरे चुनाव का नतीजा बदल देगा? बिल्कुल। इंटरनेट पर यही होता है। एक व्यक्ति हजारों नकली अकाउंट बनाकर किसी भी सिस्टम को मैनिपुलेट कर सकता है। प्रूफ ऑफ पर्सनहुड ये पक्का करता है कि एक इंसान का सिर्फ एक ही डिजिटल नकाब हो। एक इंसान, एक अकाउंट, एक वोट। ये तो बहुत बड़ा समाधान है। ये इंटरनेट पर विश्वास की उस बुनियादी कमी को दूर करता है, जहां आप कभी नहीं जानते कि आप किसी इंसान से बात कर रहे हैं या किसी बॉट से। लेकिन जैसे ही फेस स्कैनिंग और बायोमेट्रिक डेटा की बात आती है, मेरे दिमाग में प्राइवेसी की घंटी बजने लगती है। ये तो बहुत संवेदनशील जानकारी है। क्या हमारा चेहरा किसी सेंट्रल सर्वर पर स्टोर हो जाएगा? चिंता बिल्कुल जायज है और इंटरलिंक्ड ने इस पर बहुत गंभीरता से काम किया है। वे जीरो नॉलेज प्रूफ या ZKP जैसी अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। जीरो नॉलेज प्रूफ सुनने में तो किसी जासूसी फिल्म जैसा लगता है। काम भी कुछ वैसा ही करता है। इसे ऐसे समझिए कि आप एक क्लब में जा रहे हैं और दरवाजे पर खड़े बाउंसर को ये साबित करना है कि आप 21 साल से ऊपर के हैं। ZKP के बिना आप अपना ID कार्ड दिखाते हैं जिसमें आपका नाम, पता, जन्मतिथि सब कुछ लिखा होता है। बाउंसर को सिर्फ आपकी उम्र जाननी थी, लेकिन उसे आपकी सारी निजी जानकारी मिल गई। और ZKP के साथ? ZKP के साथ आप उसे एक जादुई पर्ची दिखाते हैं जिस पर सिर्फ ये लिखा होता है, हाँ, ये व्यक्ति 21 साल से ऊपर का है, और कुछ नहीं। ना आपका नाम, ना पता, ना जन्मतिथि। आपकी पहचान साबित हो गई, लेकिन आपकी कोई भी निजी जानकारी जाहिर नहीं हुई। इंटरलिंक का सिस्टम यही करता है। और सबसे जरूरी बात, आपके चेहरे की इमेज कभी भी आपके फोन को नहीं छोड़ती। डिवाइस पर ही एक एन्क्रिप्टेड मैथमेटिकल हैश बनता है, एक तरह का डिजिटल फिंगरप्रिंट, और सिर्फ वही सर्वर पर जाता है। कच्चा डेटा हमेशा आपके कंट्रोल में और सुरक्षित रहता है। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी की समस्या हल होगी, प्राइवेसी की चिंता भी दूर हो गई। लेकिन एक बेहतरीन टेक्नोलॉजी होना एक बात है और उसे एक सफल व्यवसाय में बदलना बिल्कुल दूसरी। इनका बिजनेस मॉडल क्या है? मतलब ये पैसा कैसे कमाएंगे? और मैंने सुना है कि इनके दो टोकन हैं, ITLG और ITL। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग नहीं है? नहीं, ये उनकी रणनीति का एक बहुत ही स्मार्ट हिस्सा है। उन्होंने 2 अलग-अलग जरूरतों के लिए 2 अलग-अलग टोकन बनाए हैं। पहला है ITLG, जो जेनेसिस टोकन है। इसे आप लोगों का टोकन कह सकते हैं। यह नेटवर्क से जुड़ने वाले शुरुआती यूजर्स को ह्यूमन पावर्ड माइनिंग के जरिए रिवॉर्ड के तौर पर मिलता है। ह्यूमन पावर्ड माइनिंग, इसका मतलब क्या है? हमें एक कंप्यूटर लगाकर कुछ माइन करना होगा? यूजर्स हर 4 घंटे में एक छोटा सा बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करते हैं, ये साबित करने के लिए कि वो असली इंसान है, और इसके बदले उन्हें ITLG टोकन मिलते हैं। अच्छा, तो ये नेटवर्क को बढ़ाने और असली इंसानों को सिस्टम में लाने का एक तरीका है। बिल्कुल। तो फिर ITL का क्या काम है? ITL संस्थागत और यूटिलिटी टोकन है। ये कॉर्पोरेट टोकन है। जब बड़ी कंपनियां, बैंक या सरकारें इंटरलिंक के नेटवर्क की सेवाओं का इस्तेमाल करना चाहेंगी, जैसे लाखों लोगों की पहचान को वेरीफाई करना, तो वे ITL में भुगतान करेंगी। समझ गया। तो ITLG नेटवर्क बनाता है और ITL उस नेटवर्क से पैसा कमाता है। एकदम सही। ये तो बहुत साफ हो गया, एक कम्युनिटी के लिए, दूसरा बिजनेस के लिए। और हाल ही में उन्होंने कुछ बड़े वित्तीय कदम भी उठाए हैं जो दिखाते हैं कि कंपनी अब सिर्फ टेक्नोलॉजी पर ही नहीं बल्कि एक मजबूत वित्तीय रणनीति पर भी ध्यान दे रही है। बिल्कुल। सितंबर 2025 में उन्होंने 100 मिलियन से ज्यादा ITLG टोकन को सर्कुलेशन से स्थायी रूप से हटा दिया। इसे क्रिप्टो की दुनिया में टोकन बर्न कहते हैं। इससे बाजार में टोकन की कमी पैदा होती है ताकि उसकी कीमत स्थिर रहे और समय के साथ बढ़े। और इसके ठीक बाद उन्होंने एक नए CFO को भी नियुक्त किया है ना, केनीथ A. टिमरिंग। उनका बैकग्राउंड काफी प्रभावशाली लगता है। हाँ, ये एक बहुत बड़ा संकेत है। टिमरिंग पहले UFC जिम में वाइस प्रेसिडेंट थे। उनके पास रोजाना $3 बिलियन तक के वित्तीय लेन देन को संभालने का अनुभव है। $3 बिलियन? जी। जब आप ऐसे किसी व्यक्ति को अपनी टीम में लाते हैं तो इसका एक ही मतलब होता है, आप अब छोटे तालाब में नहीं खेलना चाहते। ये साफ तौर पर दिखाता है कि कंपनी अब अगले बड़े ग्रोथ फेज और अमेरिकी स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग के लिए कमर कस रही है। ठीक है, तो उन्होंने अपने वित्तीय स्थिति को मजबूत कर लिया है। अब भविष्य की बात करते हैं। ये सब किस दिशा में जा रहा है? अगले कुछ सालों का क्या प्लान है? उनका रोड मैप बहुत बहुत महत्वाकांक्षी है। वे सिर्फ एक ऐप नहीं बल्कि एक पूरा इकोसिस्टम बना रहे हैं। 2025 का साल तो बुनियाद बनाने का है। बुनियाद यानी अपने सभी मुख्य प्रोडक्ट्स जैसे इंटरलिंक्ड ID, ऐप और वॉलेट को पूरी तरह से लॉन्च करना,
उनका लक्ष्य है 10 मिलियन यानी 1 करोड़ वेरीफाइड यूजर्स तक पहुंचना और साथ ही 3 मिलियन लोगों के लिए इंटरलिंक कार्ड लॉन्च करना। 1 करोड़ यूजर्स, ये तो किसी भी नई कंपनी के लिए बहुत बड़ा लक्ष्य है। लेकिन असली गेम चेंजर तो शायद 2026 में है, जब मैंने उनके रोड मैप में AGI की बात देखी। ये तो साइंस फिक्शन जैसा लगता है। बिल्कुल, 2026 में उनका फोकस आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस AGI पर होगा। लक्ष्य है हर व्यक्ति के लिए एक पर्सनलाइज्ड AI एजेंट बनाना जो आपकी ओर से काम कर सके, आपकी प्राइवेसी को सुरक्षित रखते हुए है। और इसी साल वो सबसे बड़ा कदम उठाने की तैयारी कर रहे हैं, अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंज जैसे NYSE या NASDAQ पर लिस्ट होना। वाह, एक क्रिप्टो प्रोजेक्ट से सीधे नास्डैक या NYSE पर, यह तो बहुत बड़ी छलांग है। इससे तो प्रोजेक्ट को जबरदस्त वैधता और भरोसा मिल जाएगा, जो इस इंडस्ट्री में बहुत कम प्रोजेक्ट्स के पास होता है। यही उनका लक्ष्य है और ये यहीं खत्म नहीं होता। 2027 से 2030 और उसके बाद का विजन तो और भी बड़ा है। लक्ष्य है 1 अरब वेरीफाइड यूजर्स तक पहुंचना। 1 अरब? हाँ, वे ITLG को दुनिया के उन 1.4 अरब लोगों के लिए एक स्टैंडर्ड पेमेंट मेथड बनाना चाहते हैं जिनके पास आज बैंक अकाउंट या कोई सरकारी ID नहीं है। 1 अरब यूजर्स और देशों का रिजर्व एसेट बनना, ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या ये हकीकत से दूर की कौड़ी नहीं है? इस रास्ते में सबसे बड़ी चुनौतियां क्या होंगी? रेगुलेशन या फिर गूगल और एप्पल जैसी बड़ी टेक कंपनियों से मुकाबला? चुनौतियां तो बहुत हैं, इसमें कोई शक नहीं। रेगुलेटरी मुश्किलें आएंगी, बड़ी कंपनियों से मुकाबला भी होगा, लेकिन उनका तर्क ये है कि वे एक ऐसी बुनियादी समस्या को हल कर रहे हैं जिसे कोई और नहीं कर रहा है। डिजिटल दुनिया में इंसान होने का सबूत देना। और अंततः वे चाहते हैं कि कुछ देश ITL को अपने ऑफिशियल रिजर्व एसेट के रूप में अपनाएं, ठीक वैसे ही जैसे कुछ देश आज सोना या डॉलर रखते हैं। ये उनका अंतिम लक्ष्य है। भविष्य की ये बड़ी बड़ी योजनाएं सुनना हमेशा रोमांचक होता है, लेकिन क्या आज जमीन पर कुछ हो रहा है? क्या लोग इसे असल दुनिया में इस्तेमाल कर रहे हैं, या ये सब अभी सिर्फ कागज पर है? नहीं, ये सिर्फ एक व्हाइट पेपर प्रोजेक्ट नहीं है। इंटरलिंक पहले से ही यहाँ है और काम कर रहा है। उनका इकोसिस्टम पहले से ही लाइव है। कोई उदाहरण दे सकते हैं? जरूर। नाइजीरिया, वियतनाम और ब्राजील जैसे विकासशील देशों में उन्होंने QR पेमेंट सिस्टम लॉन्च किया है। इससे यूजर्स अपने ITLG टोकन से किसी भी दुकान पर भुगतान कर सकते हैं और दुकानदार को तुरंत उसकी स्थानीय करेंसी में पैसा मिल जाता है। अच्छा, तो ये असली वित्तीय समावेशन का एक उदाहरण है। बिल्कुल। ये टेक्नोलॉजी उन लोगों तक पहुंच रही है जिनके पास पारंपरिक बैंकिंग की सुविधा नहीं है। और बड़ी कंपनियों के साथ पार्टनरशिप का क्या? उन्होंने गूगल फॉर स्टार्टअप्स, AWS, सैमसंग और कैनन जैसी दुनिया की कुछ सबसे बड़ी कंपनियों के साथ पार्टनरशिप की है। गूगल ने तो उन्हें शुरुआती फंडिंग भी दी है, जो उनकी टेक्नोलॉजी और विजन में एक बहुत बड़े विश्वास का प्रतीक है। जब गूगल जैसी कंपनी आप पर दांव लगाती है तो दुनिया ध्यान देती है। एक और चीज जो मैंने देखी वो है उनका मिनी ऐप मार्केटप्लेस। हाँ, ये उनके इकोसिस्टम का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा है। उनके ऐप के अंदर ही एक मार्केटप्लेस है, जहां गेमिंग से लेकर सोशल नेटवर्किंग तक के कई मिनी ऐप्स मौजूद हैं। और सबसे अच्छी बात, इन सब ऐप्स को इस्तेमाल करने के लिए आपको सिर्फ एक वेरीफाइड इंटरलिंक्ड ID की जरूरत होती है। मतलब कोई अलग अलग पासवर्ड नहीं, कोई बार बार लॉगिन नहीं, बस एक पहचान और पूरे इकोसिस्टम तक पहुंच। ये तो हर उस इंसान का सपना है जो 100 अलग अलग पासवर्ड याद रखने से तंग आ चुका है। और भविष्य में उन टेढ़ी मेढ़ी तस्वीरों में से बसें या ट्रैफिक लाइटें भी नहीं भूंगनी पड़ेंगी। तो कुल मिलाकर हम इंटरलिंक को एक कम आके गए प्रोजेक्ट से एक वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त टेक्नोलॉजी कंपनी में बदलते हुए देख रहे हैं। NIST की ये रैंकिंग उस बदलाव का सबसे ताजा और ठोस सबूत है। बिल्कुल, ये सिर्फ एक और क्रिप्टो प्रोजेक्ट नहीं है जो जल्दी अमीर बनने के वादे कर रहा है। ये डिजिटल पहचान, विश्वास और सुरक्षा की उस बुनियादी समस्या को हल करने की कोशिश कर रहा है जो आज के AI संचालित इंटरनेट के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। उनकी टेक्नोलॉजी, उनकी टीम का अनुभव और उनका महत्वाकांक्षी रोड मैप सब एक बहुत बड़े विजन की ओर इशारा करते हैं। जो लोग इस बदलाव को जल्दी समझ रहे हैं, वे भविष्य की सही दिशा में खड़े हैं।
ये एक बहुत दिलचस्प सवाल भी खड़ा करता है। क्या भविष्य में हमारी ऑनलाइन पहचान का पासवर्ड हमारा चेहरा और हमारी इंसानियत होगी? जैसा कि इंटरलिंक का लक्ष्य है, क्या हम पारंपरिक केवाईसी, कैप्चा और एसएमएस ओटीपी को हमेशा के लिए अलविदा कह देंगे? ये सोचने वाली बात है कि जब एआई हर जगह है, जब डीपफेक इतने असली हैं कि हम सच और झूठ में फर्क नहीं कर सकते, तब एक इंसान होने का असली मतलब और उसका डिजिटल सबूत शायद हमारी सबसे कीमती संपत्ति बन जाएगा। अगर आप इस प्लेटफॉर्म से जुड़ना चाहते हैं तो एक लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स होगा, आपको जुड़ना होगा। आपके कीमती समय के लिए धन्यवाद।